सभी बच्चों को जय माता दी। बच्चों, आज नवरात्रि पर्व का दूसरा दिन है, इसलिए जब तक नवरात्रि चलेगी हम अपने जितने भी कालांश लेंगे उन सब की शुरुआत जय माता दी से करेंगे। बच्चों, एक बार सब बच्चे प्रेम से बोलिए, जय माता दी, जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर रसायन विज्ञान के कालांश रसायन की पाठशाला में सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पुनः बता दूं, आज का टॉपिक आपका मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उपरोक्त टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आपकी सभी तरह की परीक्षाओं में आते हैं। हम इन प्रश्नों के प्रत्येक पक्ष को देखेंगे, सभी पक्ष को देखते हुए बहुत से प्रश्न करेंगे। हो सकता है ये 2 और 3 कालांश में टॉपिक हो, लेकिन आपको लगातार बने रहना है। अपने कॉपी पेन उठाकर सभी तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करेंगे संबंधित, क्योंकि हमें अब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मिल गया था पिछले 5-6 कालांशों में। जो हम हमारी पाठ्य पुस्तकों में इलेक्ट्रॉनों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए, या परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही पता ज्ञात करने के लिए जो भी सामूहिक प्रयास किए जा रहे थे, वो एक अंतिम स्टेज पे अब आ चुका है। बच्चों, अब हम आज के कालांश में यह जानेंगे फाइनली कि हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल एड्रेस क्या है। बच्चों, उपरोक्त सभी टॉपिक के जो भी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, नोट्स भी आपके इस वीडियो के साथ उपलब्ध रहेंगे। यहाँ एक PDF पासवर्ड दिखाया जाएगा, उस पासवर्ड को देखकर आप संबंधित नोट्स भी डाउनलोड कर लेंगे। आइए, समय ज्यादा न गवाते हुए हम अपना नया टॉपिक क्वांटम संख्याएं चालू करते हैं। बच्चों, कौन सा टॉपिक चालू कर रहे हैं? क्वांटम संख्याएं। चलिए पहले थोड़ा ये हम जान लें, एक दो लाइन इसके बारे में जान लें, फिर थोड़ा बैक स्टडी भी करेंगे। श्रोडिंगर ने जो बताया था, वो उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन की जो गति है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय भाग में कहीं भी उपस्थित हो सकता था। जो त्रिविमीय भाग की 3 विमाएं थी, उन तीनों विमाओं को कायदे से 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा निरूपित किया जाता था। बच्चों, अर्थात मुख्यतः इलेक्ट्रॉन की जो गति थी, त्रिविमीय क्षेत्र में पाए जाने की संभावना थी, उस संभावना को व्यक्त करने के लिए इन क्वांटम संख्याओं का उपयोग किया गया, जो कि मुख्यतः 3 प्रकार की थी। एक चौथी अलग से क्वांटम संख्या है जिसको चक्रण क्वांटम संख्या कहा जाएगा। यानी कि 3 क्वांटम संख्या बच्चों कौन कौन सी थी? पहली थी मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी थी द्विगैंसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, और तीसरी थी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एक अंतिम थी चक्रण क्वांटम संख्या। बच्चों, ध्यान रखना है, इनका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नई नई जानकारियां मिलेंगी हमें। अर्थात हमारी क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की थी। पहले हम बैक में जाते हैं। इससे पहले वाले कालांश में हमने पढ़ा था कि परमाणु में एक क्या होता है बच्चों? मुख्य कोश होता है। क्या होता है बच्चों? मुख्य कोश होता है। मुख्य कोश KLMN हो सकते थे, ये हम जानते थे बच्चों। मुख्य कोश के जो भाग होते हैं, यानी मेन सेल के जो भाग होते हैं, वो सब शेल थे, यानी उपकोश थे। मुख्य कोश के भाग क्या थे बच्चों? उपकोश थे। इनको कि हमने सब शेल कहा था, वो S, P, D और F थे, ये हम जान चुके थे बच्चों। उपकोश के जो भाग थे, उपकोश में कई भाग हो सकते थे, उन भागों को हमने कक्षक कहा था। S कक्षक में एक भाग होता था, उस एक भाग में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। P कक्षक में 3 भाग होते थे, इनमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। इसी प्रकार D कक्षक में 5 भाग होने से इसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे।
और F कक्षकों के 7 भाग होने से बच्चों इसमें कुल 14 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था थी। कुल 14 इलेक्ट्रॉन, ये हम जान चुके थे। परमाणु के इलेक्ट्रॉन मेन शेल में रिवॉल्व कर रहे थे। 3 डायमेंशनल रूप में जब उसको देखा गया तो मेन शेल के सब शेल भी थे S P D F। S थोड़ा बड़ा लिखना है, दिखेगा आपको बच्चों। S P D और F थे। सब शेल के भाग कक्षक कहलाए थे। इन कक्षकों में हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है और एक कक्षक में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कोई भी जब एक कक्षक बनाएंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिसका स्पिन विपरीत होगा। हम फुल एरो से बना लेंगे। अब हम जब हम प्रश्न करेंगे सीधा इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों को फुल एरो से प्रदर्शित करेंगे, कक्षकों को बॉक्स से प्रदर्शित करेंगे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये हम पहले से जानते थे। आइए पहले हम मुख्य क्वांटम संख्या की बात करते हैं। तो निश्चित ही जब ये एड्रेस था तो ये किसकी बात करेगी? मुख्य क्वांटम संख्या जो होगी वो इलेक्ट्रॉन के क्रम से पढ़ाएंगे बच्चों। इनको मिटा लें हम लोग। पहले हम पढ़ रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी पढ़ रहे हैं पहले हम बच्चों? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या यह परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, अब हम उसका एड्रेस निकाल रहे थे, तो यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश को बताएगी। यह बताएगी कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो किस मुख्य कोश में है। क्या बताएगी बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन किस मुख्य कोश में है। मैं यहाँ थोड़ा रिवाइडेशन कर लूं, जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो यहाँ लिखेंगे बच्चों। मुख्य कोश कितने हो सकते थे? K L M N इत्यादि मुख्य कोश हो सकते थे। यह बताएगी किस मुख्य कोश में। इन मुख्य कोशों का नंबर था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये बता देगी कि इलेक्ट्रॉन हमारे परमाणु के किस मुख्य कोश में, अर्थात ये n की वैल्यू देगी। किसकी वैल्यू देगी बच्चों? n की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। किसी भी मुख्य कोश में जो n का नंबर आएगा, जो n होगा, उसमें 2n² इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 2n² इलेक्ट्रॉन होंगे। मुख्य कोश का नंबर में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n²। अर्थात के मुख्य कोश जो था बच्चों वो पहला था, तो इसमें 2 गुणा 1 का स्क्वायर हुआ। अर्थात इस मुख्य कोश में कुल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। पहले 2 इलेक्ट्रॉन इस मुख्य कोश में होंगे। जो L मुख्य कोश होगा बच्चों, जिसको नंबर 2 दिया था, उसमें 2 गुणा 2 का स्क्वायर होगा, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है, 45 से 50 मिनट चले। आपको ध्यान से समझते चलना बच्चों। 8 इलेक्ट्रॉन होगा। जो हमारा तीसरा मुख्य कोश था, जिसको हमने M कहा था, उसमें कितने होगा? 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और चौथा 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे? 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हम इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हमने। सभी मुख्य कोशों में इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए थे। अगर हमें बच्चों मुख्य कोशों की जानकारी मिल जाए तो इससे नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ध्रुवीय क्षेत्र में, वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितनी ऊर्जा संलग्न किए हुए हैं, इसकी जानकारी मिल सकती थी हमें। किसकी जानकारी मिल सकती है बच्चों? ऊर्जा की। जब नाभिक के चारों ओर रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितनी ऊर्जा रखी है वो भी हम बता चुके। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² जूल। इससे हम नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते थे। हम बता सकते थे वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितनी ऊर्जा संलग्न किए हुए। हमें यहाँ मुख्य कोश का क्रमांक रखना था और जिस परमाणु के लिए हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे उस परमाणु का परमाणु क्रमांक रखना था। हम नाभिक के जो न्यूक्लियर
जो हमारा न्यूक्लियस के चारों ओर का भाग था जिसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह रहे हैं, न्यूक्लियस से उसके बीच की दूरी अर्थात परमाणुवीय आकार या परमाणुवीय त्रिज्या की जानकारी भी हम कर सकते थे। उसका सूत्र भी हम बता चुके थे। परमाणु की त्रिज्या या हमारे जो परमाणु का न्यूक्लियस है उसका आकार निकाल सकते थे 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। इस सूत्र से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था या एटम का न्यूक्लियस और चारों ओर जो जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन था उसके बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस थी उस डिस्टेंस को अर्थात परमाणु त्रिज्या को भी हम ज्ञात कर सकते थे। यानी हम क्या क्या ज्ञात कर सकते बच्चों? मुख्य क्वांटम संख्या किसको व्यक्त कर रही थी बच्चों? मैं रिवाइज कर रहा हूं, मुख्य कोश को व्यक्त करती है। आपसे पूछा जाएगा मुख्य कोश कौन कौन से हो सकते हैं? के, एल, एम व एन हो सकते हैं। मुख्य कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? उनके मुख्य कोश का क्रमांक से 2n स्क्वायर होगी, अर्थात पहले में 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मुख्य क्वांटम संख्या से हम परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते थे। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कोश की दूरी अथवा परमाणु की आकार या परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते थे। साथ साथ हम इसका कोणीय संवेग भी निकाल सकते थे बच्चों। क्या निकाल सकते थे? कोणीय संवेग। हम इससे परमाणु के कोणीय संवेग का भी निकाल सकते थे। क्या होता था? mvr अपॉन इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इसको भी हम ज्ञात कर सकते थे। हमें किस किस की जानकारी मिलेगी? आपसे पूछा जाए मुख्य क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश, उपकोश, इलेक्ट्रॉन से संलग्न ऊर्जा, परमाणुवीय आकार एवं इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हम ज्ञात कर सकते थे। चलो सूत्र डायरेक्ट लिखते हैं हम। कोश, इलेक्ट्रॉन, कोशों में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? कोशों में इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। n क्या है? कोश का नंबर, कोश का क्रमांक है। कोशों में इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, n कोश का क्रमांक है। k, l, m, n कोश में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन हमारे उपस्थित होंगे। चलिए हम दूसरा परमाणु का एड्रेस ले रहे थे, तो अभी हम जैसे हम देखें कि किसी कॉलोनी में पहुंच गए हैं। इसमें पहुंच गए बच्चों, हम एक कॉलोनी में पहुंच गए जिसको हमने मुख्य कोश कहा। अब कॉलोनी के हम किसमें जाएंगे बच्चों? अलग अलग लाइन ब्लॉक्स में जाएंगे। एस बना होगा, पी बना होगा, डी बना होगा, एफ ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक हो सकता है। उन ब्लॉक्स में जाएंगे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड करने के लिए। ब्लॉक के बाद उस ब्लॉक के घर में जाएंगे और घर के अंदर मेंबर देखेंगे बच्चों। बिल्कुल दोबारा बिल्कुल ऐसे ही। अब हम दूसरी क्वांटम संख्या की बात करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या पहली हो चुकी थी हमारी। मुख्य क्वांटम संख्या से हमें ये जानकारियां प्राप्त हो गई। अब दूसरी क्वांटम संख्या जिसका नाम है द्विगेंसी क्वांटम संख्या। कौन सा बच्चों? द्विगेंसी या एजीमुथल। कौन सी बच्चों है? द्विगेंसी या एजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसको कि हम L से प्रदर्शित करेंगे। इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमें मुख्य क्वांटम संख्या से मुख्य कोश मिल गए थे, तो द्विगेंसी क्वांटम संख्या से उपकोश मिलेंगे। चलिए कैसे मिलेंगे बच्चों, पुनः देखते हैं। हम जानते थे जो मुख्य कोश थे हमारे, मुख्य कोश वो के, एल, एम, एन थे। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था और ये चौथा था। पहले मुख्य कोश में बच्चों एक उपकोश होता है। हम ये पहले बता चुके थे जब हमने लाइन देखी थी, वहां पे लाइन स्पेक्ट्रम देखा था, हमने इस बात को देखा था। पहले मुख्य कोश में एक उपकोश होता है जिसका नाम एस था। क्या था? एस। तो पहले मुख्य कोश का एस उपकोश। दूसरे मुख्य कोश में दो उपकोश थे, एस और पी, अर्थात दूसरे का एस और दूसरे का पी। तीसरे मुख्य कोश में तीन उपकोश थे, 3s, पी और डी, और चौथे में 4 थे,
4 में S, P, D और F। हमने एक बात जान ली बच्चों कि जो मुख्य कोश हैं, मुख्य कोश का क्रमांक, जो मुख्य कोश का क्रमांक था ये बराबर उपकोशों की संख्या थी। उपकोशों की संख्या मतलब पहला मुख्य कोश था, उसका एक उपकोश था जिसको हमने 1s कहा। दूसरे मुख्य कोश के दो उपकोश थे बच्चों जिन्हें हमने 2s 2p का, ये 1s हो गया, ये 2s 2p हो गया। इसी क्रम में तीसरे मुख्य कोश के 3 उपकोश थे और चौथे के 4 उपकोश थे। अर्थात मुख्य कोश का क्रमांक जो है वो उपकोशों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा था। इन उपकोशों के लिए क्वांटम संख्या कितनी निकली भाई? ये तो मुख्य कोश के क्या हो गए बच्चों? ये मुख्य कोश के उपकोश हो गए। अर्थात पहले में एक उपकोश, दूसरे में 2 उपकोश, तीसरे में 3 उपकोश और चौथे में 4 उपकोश हो गए थे हमारे ना बच्चों। इस उपकोश को क्या बोल रहे थे? S, इसको P, इसमें 2 उपकोश कौन कौन थे? S और P, इसमें S, P, D और इसमें बच्चों S, P, D, F। इसी क्रम में आगे में भी होते हैं, G भी आता है। अगर 5वां होगा तो S, P, D, F, G आएगा, फिर 6वें में S, P, D, F, G, H आएगा। लेकिन बच्चों G और H उपकोशों के बारे में ज्यादा जानकारियां प्राप्त अभी नहीं हुई है, इसलिए उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम ये जान चुके थे कि मुख्य कोश के कितने उपकोश होते हैं। इन उपकोशों के लिए क्वांटम संख्याएं दी गई बच्चों। वो किस सूत्र से निकालेंगे हम? उनका सूत्र होगा 0 से गिनना चालू करेंगे और मुख्य कोश से एक क्रम तक गिनेंगे। कहां तक गिनेंगे? 0 से एक क्रम तक। ये क्या कहलाएंगे? L के मान कहलाएंगे। जैसे कि पहला मुख्य कोश है, इसके लिए L के मान निकाले हैं तो 0 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 0। इससे एक कम गिनना है ना। दूसरा 0 से चालू करो, इसके एक कम तक जाना है, यानी कितना आएगा बच्चों? 0,1। कितना आएगा? 0,1। तीसरे की बात करें बच्चों, फिर 3 है तो 0, 1, 2। कितना आएगा? 0, 1, 2। इसी क्रम में चौथे में आएगा 0, 1, 2, 3। अर्थात प्रत्येक मुख्य कोश के जो कोश होंगे उनके लिए जो L के मान होंगे, इसके मान बच्चों, जो L के मान होंगे वो इस क्रम में आएंगे। कितने आएंगे? पहले मुख्य कोश में L का एक मान होगा 0, दूसरे मुख्य कोश में L के 2 मान होंगे। तो हम जान ही चुके ना, मुख्य कोश के उपकोश मुख्य कोश के नंबर के बराबर होते हैं, 0,1। तीसरे में 0, 1, 2 और चौथे में 0, 1, 2, 3। हमने एक बात निकाल ली अगर देखा जाए। अतः क्या हो गया? सामूहिक रूप से हम जान चुके हैं S, P, D और F जो उपकोश हैं उनके लिए L के मान 0, 1, 2 और 3 होंगे। हमने दूसरी बात भी जान ली बच्चों। पहली बात तो ये हो गई, दूसरी हमने क्या जान ली? S, P, D व F के लिए L बराबर क्रमशः 0, 1, 2 व 3 मान हमारे बच्चों आ गए थे। ये वाली बात भी हमने जान ली। इस क्वांटम संख्या को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम संख्या भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इससे एंगुलर मोमेंटम भी निकल सकता था, एमवीआर इक्वल टू होता है। किससे निकालना बच्चों में? इससे हमें इसका एंगुलर मोमेंटम भी निकालना था, जिसका मान एमवीआर इक्वल टू था h/2 पाई √L × L+1। इसमें अगर हम एजीमुथल क्वांटम संख्या की वैल्यू रख दें तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते थे। इसलिए इस क्वांटम संख्या को हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम संख्या भी कहते हैं।
इससे हमें एक बात मालूम चल गई, अब सब शेल की आकृति क्या होगी, हमारे सब शेल की आकृति क्या होगी। अगर जीरो वाले सब शेल में है तो वो स्पेरिकल होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जीरो वाले सब शेल में तो स्पेरिकल होगा। अगर वन वाले सब शेल में है, यानी कि दूसरे ऊर्जा स्तर के वन वाले सब शेल में है, तो वो डंबल शेप का होगा, और टू वाले में होने पर डबल डंबल शेप का होगा, और थ्री वाले में टिपिकल ज्योमेट्री होगी। अर्थात इससे हम जो हमारा इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व कर रहा था उस क्षेत्र की आकृति अर्थात ऑर्बिटल्स की आकृति की जानकारी भी कर सकते थे। तो बच्चों, अगर फाइनली हम एक बात कहें कि एजीमुथल क्वांटम संख्या से हम उपकोषों की संख्या निकाल सकते थे, एजीमुथल क्वांटम संख्या से हम एल के वैल्यू क्रमशः निकाल सकते थे इन उपकोषों के लिए, और इनसे एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते थे, और जो हमारा कक्षक था उस कक्षक की आकृति क्या होगी, इस बात को भी हम एजीमुथल क्वांटम संख्या से देख सकते थे। इसका एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगली क्वांटम संख्या जानने से पहले हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रमशः 3s 2p 3d और 4f कक्षक में है, चार इलेक्ट्रॉन अलग अलग इन कक्षकों में है। इसके लिए एजीमुथल क्वांटम संख्याएं और चुंबकीय क्वांटम संख्याएं क्या होगी, इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एजीमुथल चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होगी। हम जानते हैं ये जो मुख्य कोश है, ये वाले, ये क्या है बच्चों, ये जो चारों हैं, ये चारों क्या बता रहे हैं हमें, ये मुख्य कोश है। ये चार क्या है बच्चों, ये चार मुख्य कोश हैं। मुख्य कोश जो होगा वो मुख्य क्वांटम संख्या होगा। क्या होगा बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य कोश मुख्य क्वांटम संख्या होता है। तो हमने कह दिया इसके लिए n का मान 3 होगा, इसके लिए n का मान 2 होगा, इसके लिए n का मान 3 होगा, और इसके लिए n का मान 4 होगा। ये हम जान चुके थे। अब हमें ये बताना था उपकोष ये थे S, P, D और F। हम जानते थे S, P, D व F के लिए L के मान क्रमशः कितने थे बच्चों, क्रमशः 0, 1, 2 और 3 थे। तो इसके लिए L बराबर हो गया 0, L बराबर 1, L बराबर 2 और L बराबर 3। अर्थात क्या हो गया, n की वैल्यू भी निकल आई, L की भी निकल आई। यानी 3s के लिए n और L, और क्या था बेटा 2p 3d और 4f। n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2, और p है तो 1 और 3 और d है तो 2 और 4 और d है तो 3। ये हम निकाल सकते थे। इस तरह के बहुत से प्रश्न आते हैं बच्चों। तो मुख्य कोश का क्रमांक, मुख्य क्वांटम संख्या, उपकोश का क्रमांक, उपकोश का सिंबल द्विघांसी क्वांटम संख्या होती है S3DF के लिए इसके मान क्रमशः 0, 1, 2 व 3 होते हैं। अब हम अपनी तीसरी क्वांटम संख्या, जिसको कि हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं बच्चों, कौन सी क्वांटम संख्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन सी बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं बच्चों कि ये चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है। इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, m से प्रदर्शित करेंगे। साइंटिस्ट थे जीबेन व स्टार्क, उन्होंने विभिन्न कक्षकों को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा, हम पहले भी बता चुके बेटा स्क्रीनिंजर इक्वेशन में, तो उन्होंने देखा कि कुछ कक्षक की जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो स्प्लिट कर गई। मतलब एक स्पेक्ट्रल लाइन जो थी, जो उसको बारीकी से देखा तो वो कई सूक्ष्म लाइनों में विभक्त थी। कई स्पेक्ट्रल लाइन ऐसी थी, इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल लाइन भी जो कि हमारे उप ऊर्जा स्तर की थी, वो कई भागों में विभक्त थी। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो
स्पेक्ट्रम था, लाइन स्पेक्ट्रम था, उसकी स्प्लिटिंग थी, वो कई भागों में स्प्लिट था। उस स्प्लिटिंग को बताने के लिए, अर्थात हमारे इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताने के लिए, अर्थात हमारे कक्षक का अभिविन्यास बताने के लिए एक नई क्वांटम संख्या की आवश्यकता पड़ी कि किस डायरेक्शन में है। इसने तो आकृति बता दी थी, अब वो आकृति भी किस डायरेक्शन में है, एस अक्ष के डायरेक्शन में है, एक्स के में, पी के में डायरेक्शन में, डी के डायरेक्शन में। अर्थात जो हमारा सब शेल था, उसके जो कक्षक थे, वो कक्षक का ओरिएंटेशन क्या होगा, इसको बताने के लिए, इस ओरिएंटेशन के प्रभाव को जीमैन प्रभाव कहा जाता था बच्चों, उसको व्यक्त करने के लिए एक नई क्वांटम संख्या की आवश्यकता पड़ी, जो कि चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाएगी। यह क्या बताती थी बच्चों, जो हमारे कक्षक थे, कक्षकों का अभिविन्यास बताती थी बच्चों। क्या बताती थी? अभिविन्यास। अर्थात जब हम विभिन्न ऑर्बिटल्स को जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अर्थात उनकी जो स्पेक्ट्रल लाइन थी उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जब देखा गया तो एक स्पेक्ट्रल लाइन जो थी इंडिविजुअल, वो कई भागों में विभाजित थी, वो अलग अलग डायरेक्शन में थी। उस डायरेक्शन के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई क्वांटम संख्या की आवश्यकता पड़ी, जिसको कि हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। ये भी क्वांटम संख्या जो हम आगे बढ़ गए थे, तो ये कक्षकों के नंबर बताएगी, प्रत्येक इंडिविजुअल कक्षक के जो नंबर हैं उनके बारे में बताएंगे, वो किस नंबर का कक्षक है, ये भाग बने हुए हैं, इनमें किस भाग से संबंधित है, इसको बताएगी। देखते हैं बच्चों कैसे बताएगी। हम पुनः वापस आते हैं मुख्य कोश, एन लिखने बच्चों। एन की वैल्यू 1 भी हो सकती थी, ये के लिए थी, एन की वैल्यू 2 भी हो सकती थी, ये एल के लिए थी, और एन की वैल्यू 3 भी हो सकती थी, एम के लिए थी। इसमें था एक उपकोष जिसको कि हमने 0 नाम दिया था, इसका एल था। एल कितना था बच्चों? 0 था, और एस उपकोष के लिए था, इसके लिए एल 0,1 आया था, और एस और पी उपकोष के लिए था, इसके लिए एल का मान 0,1,2 आया था, एस पी और डी उपकोष के लिए था। हम इसको इसमें समझाते हैं क्योंकि एस उपकोष स्फेरिकल था, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इसका ओरिएंटेशन, एस का स्प्लिटिंग नहीं हुई, तो इसके लिए जो एम होगा वो एक ही वैल्यू रखेगा, कौन सी वाली? 0, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, ये स्फेरिकल होने के कारण स्प्लिटिंग नहीं हुई थी। यानी कि नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय पथ था जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त कर रहा था। लेकिन जब पी की, इसमें भी देखें, एस जो था उसके लिए तो 0 था, इसकी बात कर रहे हैं तो 0 था हम, लेकिन इसकी बात करेंगे एक, ये पी ऑर्बिटल्स के लिए था। पी ऑर्बिटल जो था वो तीनों दिशाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को बता रहा था, इसलिए उन्होंने इसके मान क्रमशः -1, 0 और +1 दिए। अर्थात जो एम की वैल्यू आएगी वो एल से माइनस से गिनेंगे, माइनस से 0 तक जाएंगे, और 0 से कहां तक जाएंगे बच्चों? प्लस एल तक जाएंगे। माइनस से 0 और 0 से प्लस एल तक जाएंगे। जैसे एल का मान 1, -1 से गिनेंगे, +1 तक जाएंगे। अर्थात 3 कक्षक हो गए। कितने कक्षक हो गए बच्चों? 3 कक्षक। पी के 3 कक्षक होते हैं जिनका ओरिएंटेशन क्रमशः px, py, pz होता है। उन px, py, pz दिशाओं के कक्षकों के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान क्रमशः ये आते हैं, ये px हो गया, ये py हो गया, और ये pz हो गया। px, py, pz के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान क्रमशः ये आएंगे। इसी क्रम में इसकी बात कर रहे हैं, अकेले इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। एस और पी की बात तो कर ही चुके थे हम। डी की बात देखें, डी जो था वो अक्षों के बीच में और 2 अक्षों पर एक साथ, अक्षों के बीच में और 2 अक्षों पर एक साथ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना व्यक्त कर रहा था। इसका जो शेप थी वो द्विडंबल आकृति की थी बच्चों। तो यहां हमने देखा, फिर हम -2 से पकड़ेंगे तो -2 प्लस -2 -1 0 +1 +2 तक जाएंगे, अर्थात 5 कक्षक। हम पुनः संक्षेप में कह दें बच्चों कि चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन के स्प्लिटिंग को व्यक्त कर रही थी। इसमें इसका मान पीछे वाली क्वांटम संख्या पर डिपेंड था। एल का जो भी मान आएगा, एम के मान -एल से गिनना चालू करेंगे,
0 तक जाएंगे और प्लस एल तक जाएंगे। इस क्रम में हमने मान लिखे, जैसे डी के 5 मान हुआ तो डी के 5 कक्षक होते हैं बच्चों। डी के 5 कक्षक हम जानते भी हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनके लिए क्रमशः एम के मान ये होंगे। इसी क्रम में हम एफ ऑर्बिटल के लिए भी 7 मानों को ज्ञात कर सकते थे। इसके साथ साथ इससे हमें क्या मालूम चल गया बच्चों, अब संकेत में लिखे हैं कि जो एल है, जो एम है, वो कहाँ है, माइनस एल से जाएंगे 0 तक और 0 से जाएंगे प्लस एल तक। कुल कितने मान हो गए, इसका मान एक मान आएगा, इसमें 1 और 3 4 और इसमें यानी एल का जो मान होगा, एल के प्रत्येक मान के लिए, एल के प्रत्येक मान के लिए एम के मान 2l धन 1 होंगे। कितने होंगे बच्चों, 2l प्लस 1। जैसे l का मान 0 तो m का मान कितना, 2 गुणा 0 यानी l बराबर 0, तो m बराबर 2 गुणा 0 धन 1 बराबर 1 मान। कितना मान बच्चों, 1 मान। वो मान कितना है, 0 है। वो मान कौन सा है, 0। यदि l का मान 2, यदि l का मान 2 तो m के मान कितने होंगे बच्चों, m के मान होंगे 2 गुणा 2 धन 1। पहले l का मान अक्सर देख लेगा, 2 गुणा 2 धन 1 5 मान होंगे। कितने मान होंगे बच्चों, 5 मान होंगे, जो कि d के लिए होते हैं और d के 5 मान होते भी हैं। इसी क्रम में सभी निकाल सकते हैं हम, यानी कि l के प्रत्येक मान के लिए m के मान कितने होंगे बच्चों, l के प्रत्येक मान के लिए m के मान, l के प्रत्येक मान के लिए m के मान कितने हो गए, 2l प्लस 1 होंगे। कितने होंगे, 2l प्लस 1 होंगे। वो कौन कौन से होंगे, माइनस एल से 0 से प्लस एल तक होंगे। तीसरी क्वांटम संख्या की व्याख्या हो गई थी बच्चों। चलिए इसका एक प्रश्न कर लेते हैं हम, समय काफी हो चुका है, आपको चूंकि ये टॉपिक लंबा जा रहा है, इसका एक प्रश्न कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p कक्षक में है। कौन से बच्चों, 2p कक्षक में है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए n, l और m बताने हैं। क्या क्या बताने बच्चों, n, l व m बताने हैं। चलिए बताते हैं। 2p लिखा है तो ये दिख रहा है n, 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पहला 2p2 के और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा। दोनों ही इलेक्ट्रॉन दूसरे मुख्य कोश में है, तो दोनों के लिए n बराबर 2 और n बराबर 2 होगा। अब l की बात करें, n के प्रत्येक मान के लिए जो l होता है वो 0 से कितना होता है बच्चों, l बराबर 0 से n-1 तक होता है। तो l के मान होंगे 0,1। तो l के कितने मान होंगे बच्चों, l के मान हो गए हैं 0,1। चूंकि हम ये होता है s कक्षक के लिए और ये होता है p कक्षक के लिए। चूंकि हमारा इलेक्ट्रॉन p कक्षक में है तो हमारे लिए l का मान 1 और इसमें भी l का मान 1, अर्थात दोनों के लिए l के मान होगा बच्चों। अब m के मान निकालना है। चूंकि हमारा p कक्षक में है और p कक्षक के लिए m के जो मान होते हैं वो -1, 0, +1 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, p कक्षक के लिए मान -1, 0, +1 होते हैं, अर्थात जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए -1 होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए 0 होगा। अर्थात जो m का मान है वो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए -1 होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 0 होगा। अर्थात जो प्रश्न था 2p2 के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए
Nl व M के मान बताइए। तो कितना हो गया बच्चों, पहला इलेक्ट्रॉन NLM मुख्य 2p है ना, हाँ, तो यानी कि N का मान 2 और चूंकि P है तो L का मान 1 और चूंकि पहला इलेक्ट्रॉन है यानी कि -1। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे, N का मान 2, L का मान 1 और इसका मान 0, अर्थात 2p कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए N, L व M के मान ये होंगे। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, यानी कि क्या होगा, M का जो भी मान होगा वो L से निकाला जाएगा, L के मान को माइनस से लेके 0 सहित प्लस तक जाना है। कुल मानों की संख्या कितनी आएगी, जो L का मान होगा उसमें 2 का गुणा करके धन 1 करेंगे। यदि L का मान 2 है तो M के मान 2 गुणा 2 धन 1 बराबर 5 मान आएंगे। समझ में आ रहा ना बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम क्वांटम संख्या बची हुई है जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सी है बच्चों, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इसको हम संकेत लिखते हैं S। एक अवधारणा मानी गई कि नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी एक लट्टू की भांति रिवॉल्व करता है, घूर्णन करता है, वो स्वयं के अक्ष पर भी घूर्णन करता है। इलेक्ट्रॉन का यह घूर्णन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता था। इलेक्ट्रॉन के इस घूर्णन को व्यक्त करने हेतु एक नई क्वांटम संख्या की आवश्यकता पड़ी बच्चों। उस नई क्वांटम संख्या को हम स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। अर्थात क्या बताती है, क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन के अपने ही अक्ष पर घूर्णन की दिशा बताती है। ये इलेक्ट्रॉन द्वारा अपने ही अक्ष पर घूर्णन की दिशा, यह दिशा जो हो सकती है क्लॉकवाइज हो सकती है, थोड़ा डार्क नहीं चल रहा है बच्चों, दूसरा पेन ले लें, या यह डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही हो सकते हैं। इनको क्रमशः इस तरह के सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और इनके लिए S की वैल्यू +½ और -½ होगी। किसी भी कक्षक का टोटल घूर्णन, टोटल स्पिन अगर नेट कर दें, उसको नेट स्पिन निकालेंगे तो उसका मान 0 आएगा। नेट स्पिन क्या होगा, 0 होगा। दोनों इलेक्ट्रॉनों का नेट स्पिन 0 होता है, इसलिए वो स्टेबल रहेंगे वहां पे। तो अब आपने बच्चों, मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूं, हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का हमें एड्रेस चाहिए था, उस एड्रेस के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हमें उस एड्रेस को ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, कक्षक, उपकोष, मुख्य कोश आदि सबको निर्धारण करने के लिए कुछ संख्याओं का उपयोग किया गया। उन संख्याओं को सामूहिक रूप से हम क्वांटम संख्या कहते हैं। सबसे पहली क्वांटम संख्या थी मुख्य क्वांटम संख्या, यह परमाणु के मुख्य कोशों को बता रही थी। क्या बता रही थी बच्चों, मुख्य कोश। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्या बता रही थी, मुख्य कोशों को व्यक्त करती है। किसी भी मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणा मुख्य कोश के क्रमांक के स्क्वायर के बराबर होती है। अर्थात पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे मुख्य कोश में इस सूत्र में रखने पर क्रमशः 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो कि हमें मालूम चल गया था कि मुख्य कोशों में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा इस क्वांटम संख्या से हम मुख्य कोश का मान रखने पर इलेक्ट्रॉन के साथ संलग्न ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी अर्थात परमाणुीय आकार की जानकारी भी कर सकते थे। इससे हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते थे, MVR निकाल सकते थे, उसमें भी मुख्य कोश की आवश्यकता पड़ी थी बच्चों। इसके बाद दूसरी क्वांटम संख्या आती थी द्विगेंशी क्वांटम संख्या। द्विगेंशी क्वांटम संख्या की सहायता से मुख्य कोश से संबंधित उपकोशों अर्थात मुख्य ऊर्जा स्तर के सब सेल की हमें जानकारी मिल रही थी। ये भी इससे हमें उसकी शेप भी मिल रही थी
इससे क्या मिल रही थी, जो हमारा ऑर्बिटल्स था उसकी आकृति की जानकारी भी मिल रही थी। हमारा इलेक्ट्रॉन अगर अगर हमारी क्वांटम संख्या के मान 0 से n-1 तक थे, शून्य से लेके n-1 तक थे, इसको लिख ही दे रहा बेटा, कहां तक मान थे, शून्य से n-1 तक थे। अर्थात l का मान अगर n का मान 2 होगा तो l का मान 0 1 होगा, और 0 1 2 व 3 क्रमशः s p d f के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्याएं निर्धारित की गई थी। इनसे हम कक्षक की आकृति निकाल सकते थे। जैसे कि अगर शून्य द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 है तो स्फेरिकल आकृति होगी, अगर 1 है तो डंबल, 2 है तो 2 डंबल, और अगर 3 था तो उसका जटिल आकृति थी। ये हम बता चुके थे। जीमैन तथा स्टार्क प्रभाव को व्यक्त करने के लिए, अर्थात जब इंडिविजुअल रेखीय स्पेक्ट्रम जो था उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उसमें स्प्लिटिंग हो गई। उस स्प्लिटिंग को व्यक्त करने के लिए एक नई क्वांटम संख्या की आवश्यकता पड़ी, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहा गया। इसे m से डिनोटेड किया गया। इसके मान l पर डिपेंड कर रहे थे। l का जो भी मान आएगा माइनस से गिनकर बच्चों में प्लस तक जाना था। कुल मानों की संख्या हम 12 + 1 से निकाल सकते थे। इससे हम नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते थे। ये सब हम बता चुके हैं बच्चों। अंतिम क्वांटम संख्या थी स्पिन क्वांटम संख्या, जो कि इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट कर रही थी। मैंने बच्चों शॉर्ट में आपको दोबारा से पूरा टॉपिक बता दिया है। मैं आशा कर रहा हूं आपको पूरा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। आप इसको नोट कीजिए, इसके नोट्स भी उपलब्ध है बच्चों यहाँ पे। और अगले कालांश में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगा इससे संबंधित, जो कि आपकी सभी तरह की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए सभी बच्चों को एक बार पुनः जय माई की।